हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से होने वाला है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के यानी सेलेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन कराएंगे, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाला जो सीटेट एग्जाम जुलाई 2025 में होगा, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा स्पीयरमैन के सिद्धांत के जी कारक की विशेषता नहीं है। आइए देखिएगा, तो इसका देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सा स्पीयरमैन के सिद्धांत, स्पीयरमैन ने जो है सिद्धांत दिया है जी कारक, तो उसकी विशेषता नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो आइए देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि एक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा अधिक होती है तो जीवन में सफलता की मात्रा अधिक होती है। यानी एक व्यक्ति में जब जी कारक की मात्रा अधिक होती है तो उसके जीवन में सफलता की मात्रा जो होगी तो वो अधिक होगी। यह देखिएगा, यह स्थिर है। या नेक्स्ट है कि यह अलग अलग गतिविधियों में भिन्न होता है। या अगला वाला देखिएगा, डी वाला ऑप्शन है कि इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो आइए देखिएगा कि स्पीयरमैन के सिद्धांत जी कारक की विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, स्पीयरमैन के सिद्धांत जी कारक की विशेषता ये नहीं है कि यह अलग अलग गतिविधियों में भिन्न होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक बच्चे को एक गांव में लाया जाता है। एक बच्चा जो है तो उसे एक गांव में लाया जाता है जो द्विभाषी है, यानी वो दो भाषाओं को जानता है और द्विभाषी है और जानता है कि सामूहिक मूल्यों का महत्व एक ऐसे बच्चे से अलग है जो शहर में एक उच्च श्रेणी के परिवार में विकसित हुआ है, जो अंग्रेजी भाषा पर बल देता है और व्यक्तिगत मूल्यों को महत्व देता है। अब समान आयु के इन बच्चों की जीवन शैली में अंतर क्यों है? देखिएगा, ये दोनों बच्चे जो समान आयु के हैं, एक बच्चा जो है गांव से लाया जाता है जो द्विभाषी है और जानता है कि सामूहिक मूल्यों का महत्व एक ऐसे बच्चे से अलग है जो कि शहर में उच्च श्रेणी के परिवार से है। और देखिएगा कि विकसित हुआ है, यानी एक दूसरा बच्चा जो है तो वो शहर के उच्च श्रेणी के परिवार से विकसित हुआ है जिसे अंग्रेजी भाषा पर बल देता है। यानी वो बच्चा जो है तो वो अंग्रेजी भाषा पर बल देता है और व्यक्तिगत मूल्यों को महत्व देता है। अब समान आयु के इन बच्चों की जीवन शैली में अंतर क्यों है? आइए देखिएगा, तो पहला वाला ऑप्शन है कि गाँव के बच्चे के लिए संसाधनों की कमी के कारण, यानी वो दोनों बच्चे समान हैं और उन दोनों बच्चों की समान आयु के कारण इतना अंतर क्यों है। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला बी है कि बच्चे की वो तत्परता और इच्छा शक्ति के कारण। या देखिए सी वाला ऑप्शन है कि उनके परिवारों और समाजों में अंतर के कारण। या डी है प्रतिस्पर्धा के कारण। तो देखिएगा कि समान आयु के दोनों बच्चे होने के कारण तो उन दोनों बच्चों में अंतर यही है कि उनके परिवारों और समाजों में अंतर के कारण। यानी उनका परिवार जो है पहले वाले बच्चे का उसका गांव में है तथा दूसरा वाला बच्चा शहर का बच्चा है तथा वो संपन्न परिवार से है। तो दोनों में अंतर इसीलिए है कि परिवार और समाजों में अंतर के कारण। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में मदद करेगा। यानी सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जो कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में मदद करेगा। तो आइए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि बच्चों पर सख्त नियंत्रण का उपयोग। यानी सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में मदद करेगा कि हम अपने बच्चों पर सख्त नियंत्रण करें। या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि बच्चों द्वारा व्यवहारवाद का अनुकरण। या अगला है कि प्यार और देखभाल। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है कि सहकर्मियों द्वारा अनुदेश और निर्देश। तो देखिए कि इसमें देखिएगा कि पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में मदद करेगा। तो देखिए कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में मदद करेगा तो वो बच्चों द्वारा व्यवहार का अनुकरण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि यह एक निर्णय लेने वाली इकाई है जो तय करती है कि सामाजिक मानदंडों के लिए क्या अच्छा है या बुरा है और इसलिए स्वीकार्य है। यह कथन फ्रायड द्वारा दिए गए मूल मॉडल के किस चरण का वर्णन करता है? आइए देखिए, यह एक निर्णय लेने वाली इकाई है जो यह तय करती है कि सामाजिक मानदंडों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है और इसलिए स्वीकार है। यह कथन फ्रायड द्वारा दिए गए मूल मॉडल के किस चरण का वर्णन करता है? तो आइए देखिएगा कि यह कथन जो है फ्रायड के द्वारा दिए गए मूल मॉडल के किस चरण का वर्णन करता है।
तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है सचेतन का, या बी है अवचेतन का, उसके बाद सी है उपसचेतन का, तथा डी है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि यह जो है सचेतन का वर्णन करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एरिक्सन के विकास के मनोसामाजिक चरणों के अनुसार किस चरण में बच्चे अपनी पहली रुचि विशेष प्रतिभा को पहचानना शुरू करते हैं और अपनी शिक्षा में सुधार के रूप में अपनी रुचि खोजना जारी करते हैं। देखिए कि एरिक्सन के विकास के मनोसामाजिक चरणों के अनुसार पूछा गया है कि किस चरण में जो बच्चे होते हैं तो अपनी पहली रुचि यानी विशेष प्रतिभा को पहचानना शुरू कर देते हैं। यानी कौन से चरण में जो है तो बच्चे जो हैं अपनी पहली रुचि यानी उसके अंदर में जो विशेष प्रतिभा होती है तो उसको पहचानना शुरू कर देते हैं और अपनी शिक्षा में सुधार के रूप में अपनी रुचि खोजना जारी रखते हैं। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि पहल बनाम अपराध, उसके बाद बी है कि प्रजातंत्रात्मक बनाम स्थिरता, देखिएगा इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद अगला है कि स्वायत्तता बनाम शर्म यानी संदेह, या देखिएगा डी वाला ऑप्शन है कि अहंकार ईमानदारी बनाम निराशा। तो देखिए कि एरिक्सन के विकास के मनोसामाजिक चरणों के अनुसार तो इसमें पूछा गया है कि किस चरण में बच्चे जो हैं तो अपनी रुचि यानी विशेष प्रतिभा को पहचानना शुरू कर देते हैं और अपनी शिक्षा में सुधार के रूप में अपनी रुचि खोजना शुरू करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वायत्तता बनाम शर्म यानी संदेह। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि बच्चे का विकास भ्रूणाधीन हानिकारक विकिरण या किरणों द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी किसी बच्चे का विकास जो है तो भ्रूणाधीन हानिकारक विकिरण किरणों द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसे वृद्धि और विकास के किस प्रभावी कारक के रूप में माना जाता है। तो आइए देखिएगा कि यदि किसी बच्चे का विकास जो है तो हानिकारक किरणों द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसमें पूछा गया है कि इसे वृद्धि और विकास के किस प्रभावी कारक के रूप में माना जा सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि आनुवांशिक, यानी इसे जो है तो आनुवांशिक रूप में माना जा सकता है, या नेक्स्ट है भावुक, या सी वाला ऑप्शन है कि पर्यावरणीय, या डी है जैविक। तो देखिएगा यदि किसी बच्चे का विकास भ्रूणाधीन यानी हानिकारक विकिरण या किरणों द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसे वृद्धि और विकास के जो है पर्यावरणीय कारक के रूप में माना जा सकता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि उचित विशेषताओं के साथ बुद्धिमत्ता परीक्षणों का मिलान करें। अब आइए देखिएगा बुद्धिमत्ता, उसके बाद परीक्षण, बोध। तो इसमें देखिएगा समझ का परीक्षण करने के लिए यहाँ 14 प्रश्न दिए गए हैं, यानी बोध के अंतर्गत ये होगा। या फिर देखिए समानता, तो अमूर्त मौखिक तर्क का परीक्षण करने के लिए 13 प्रश्न दिए गए हैं। जानकारी ज्ञान को वापस बुलाने के लिए 29 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद चौथा है कि अंक का प्रतीक, तो अलग अलग प्रतीक वाले प्रत्येक 9 अंक परीक्षार्थी को दिए गए हैं। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला वाला है कि पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी तथा चौथे का ए, तो यही वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा बी वाला, तो बी नहीं सही होगा, सी तथा डी, तो ये तीनों नहीं सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का डी, देखिएगा पहले का सी, दूसरे का डी, पहले का सी होगा, दूसरे का डी, तीसरे का बी तथा चौथे का ए। ठीक है, तो आइए देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सीखने की विकलांगता वाले बच्चे की विशेषता है। तो देखिएगा कि कौन सा जो है तो सीखने की विकलांगता वाले बच्चे की कौन सी विशेषता है पूछा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि अन्य बच्चों को डराना तथा अतिक्रमण करना, या फिर बी है कि उल्टे शब्दों को पढ़ने और शब्दों की वर्तनी को सही ढंग से लिखने में कठिनाई, यानी ये विशेषता जो है तो सीखने की विकलांगता वाले बच्चे की विशेषता है। या अगला है कि आईक्यू लेवल 50 से नीचे, यानी जिसका आईक्यू लेवल, जिसकी बुद्धि लब्धि जो होती है तो वो 50 से नीचे होती है। या देखिएगा डी वाला ऑप्शन है कि समान क्रियाओं की पुनरावृत्ति। तो देखिएगा
कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि कौन सी विशेषता जो है तो सीखने की विकलांगता वाले बच्चे की विशेषता है, यानी सीखने की विकलांगता वाले बच्चे की कौन सी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उल्टे शब्दों को पढ़ने और शब्दों की वर्तनी को सही ढंग से लिखने में कठिनाई, यानी ये विशेषता जो है तो सीखने की विकलांगता वाले बच्चे की विशेषता होती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि गैर मौखिक और प्रदर्शन परीक्षण निम्न में से किस समूह के लोगों हेतु उपयोगी है। तो देखिएगा कि गैर मौखिक और प्रदर्शन परीक्षण पूछा गया है तो निम्न में से किस समूह के लोगों के लिए उपयोगी है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि शैक्षिक रूप से कमी वाले बच्चे के लिए, या बी है कि बहरा और गूंगा बच्चों के लिए, उसके बाद सी है निरक्षर बच्चों के लिए, या फिर डी वाला ऑप्शन देखिएगा कि ये सभी। तो देखिए कि गैर मौखिक और प्रदर्शन परीक्षण, तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस समूह के लोगों के लिए उपयोगी है। तो पहला वाला देखिए कि शैक्षिक रूप से कमी वाले बच्चों के लिए, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद बहरा और गूंगा बच्चों के लिए, तथा सी है निरक्षर बच्चों के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि इन सभी के लिए, यानी ये सभी के लिए हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि हस्तांतरण के संप्रत्यक्ष का सिद्धांत सीखने को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए कि हस्तांतरण के संप्रत्यय का सिद्धांत तो सीखने को प्रोत्साहित करता है। तो किसको सीखने को प्रोत्साहित करता है कि उचित अंतर्दृष्टि सीखने के दृष्टिकोण को विकसित करके सीखना, या अगला है कि अचेतन मन में विचारों का भंडारण, अनुभवों तथा पुनरावृत्ति और याद रखकर उसे सुदृढ़ करना, या सी है कि सामान्य कारकों को चिन्हित करके प्राप्त अंतर्दृष्टि का सामान्यीकरण करना। उसके बाद डी दिया गया है कि अभ्यास और उपयोग के माध्यम में मानसिक संकायों को मजबूत करना। तो देखिएगा कि हस्तांतरण के संप्रत्यक्ष का सिद्धांत सीखने को प्रोत्साहित करता है। तो ये सीखने को प्रोत्साहित करता है कि अचेतन मन में विचारों का भंडारण, अनुभवों तथा पुनरावृत्ति और याद रखकर उसे सुदृढ़ करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि यदि कोई बच्चा वाक्यों को लिखते समय शब्दों को अधूरा छोड़ देता है या नहीं लिखता है तो वह पीड़ित है। तो देखिएगा यदि कोई बच्चा जो है तो लिखते समय शब्दों को अधूरा छोड़ देता है या फिर नहीं लिखता है तो वो किस चीज़ से पीड़ित है। तो देखिएगा ए वाला ऑप्शन है डिस्प्रैक्सिया से, या बी है डिस्ग्राफिया से, या देखिएगा सी वाला ऑप्शन है डिसकैल्कुलिया से, या देखिए अगला है कि डिसलेक्सिया से। तो देखिए कि यदि कोई बच्चा वाक्यों को लिखते समय अधूरा छोड़ देता है या फिर नहीं लिखता है तो वो बच्चा जो है डिस्ग्राफिया से पीड़ित है, यानी लिखने संबंधी विकार को जो कहा जाता है, यानी जब बच्चा नहीं लिखता है तो इस विकार को कहा जाता है डिस्ग्राफिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा डिसकैल्कुलिया क्या होता है, तो ये कैलकुलेशन यानी गणना संबंधी विकार को, जब कोई बच्चा गणना नहीं कर सकता है तो उसके विकार को डिसकैल्कुलिया कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया क्या होता है, ये पठन संबंधी विकार होता है। इसमें बच्चा जो है तो ये पढ़ नहीं पाता है, तो डिसलेक्सिया जो होता है तो ये पठन संबंधी विकार होता है। तो इसमें पूछा गया है लिखने संबंधी विकार को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है डिसग्राफिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि क्षमता समूह के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिएगा पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि छात्र के क्षमता समूह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। उसके बाद देखिएगा कि छात्रों के क्षमता समूह को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह संदेह देता है कि क्षमता को प्रयास से अधिक मूल्यवान माना जाता है। ये देखिएगा सी वाला ऑप्शन है कि छात्र के क्षमता समूह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह विशेष तरीकों का प्रयोग करके शिक्षण को बढ़ाता है। या डी है कि दोनों, यानी ए और सी जो होगा तो ये दोनों सही होगा। तो देखिएगा कि क्षमता समूह के संबंध में पूछा गया है, यानी क्षमता समूह के संबंध में तो निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिएगा क्षमता समूह के संबंध में तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी छात्रों के क्षमता समूह को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह संदेह देता है कि क्षमता को प्रयास से अधिक मूल्यवान माना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि बच्चों में सोच प्रक्रियाएं किस पर आधारित नहीं हैं। तो देखिएगा
कि बच्चों में जो सोच प्रक्रियाएं हैं तो वो किस पर आधारित नहीं है, तो अभिव्यक्ति पर नहीं है, या फिर नकल पर नहीं है, या धारणा पर नहीं है, या न्यायसंगत और तार्किक पर नहीं है। तो देखिए कि बच्चों में सोच प्रक्रियाएं पूछा गया है कि किस पर आधारित नहीं है, तो बच्चों में सोच प्रक्रियाएं जो हैं तो ये धारणा पर आधारित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि यदि कोई बच्चा कक्षा के टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो इससे हमें विश्वास होता है कि, यानी यदि कोई बच्चा जो है तो कक्षा में टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो इससे हमें क्या विश्वास होता है कि वो बच्चा कैसा है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि पाठ्यक्रम, अध्यापन और मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या अगला है कि बच्चे कुछ क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, या सी है कि पाठ्यक्रम, अध्यापन और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है, या डी है कि सिस्टम कितनी मेहनत कर रहा है इसके निरपेक्ष कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण समझा जाता है। तो देखिए यदि कोई बच्चा कक्षा के टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो इससे हमें विश्वास होता है कि पाठ्यक्रम, अध्यापन और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काव्या अपने छात्रों को समूह चर्चा, परियोजनाओं, भूमिका निभाने जैसी कई समूह गतिविधियों में व्यस्त करती है। अब काव्या द्वारा हाईलाइटेड शिक्षण आयाम क्या है। काव्या जो है तो ये एक टीचर है, वो अपने छात्रों को समूह चर्चा, परियोजना, भूमिका निभाने आदि जैसी कई समूह गतिविधियों में व्यस्त करती है। अब काव्या द्वारा हाईलाइटेड शिक्षण आयाम जो होगा तो वो क्या होगा। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि प्रतिस्पर्धा आधारित शिक्षण होगा, यानी काव्या द्वारा तो वो शिक्षण आयाम जो होगा तो वो प्रतिस्पर्धा आधारित शिक्षण आयाम होगा, या सामाजिक गतिविधि के रूप में शिक्षण होगा, या सी है कि भाषा निर्देशित शिक्षण होगा, या अगला है यानी ऑप्शन नंबर डी है कि मनोरंजन के माध्यम से शिक्षण होगा। तो देखिएगा कि काव्या जो है तो अपने छात्रों को समूह चर्चा, परियोजनाओं, भूमिका निभाने आदि जैसी कई समूह गतिविधियों में व्यस्त रखती है। अब काव्या द्वारा हाईलाइटेड शिक्षण आयाम तो ये सामाजिक गतिविधि के रूप में शिक्षण आयाम होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अधिगम सिद्धांतों के संदर्भ में मचान, यानी जिसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, अधिगम सिद्धांतों के संदर्भ में मचान निम्न में से किसको संदर्भित करता है। तो आइए देखिएगा कि अधिगम सिद्धांतों के संदर्भ में मचान यानी स्कैफोल्डिंग जो है तो वो किसको संदर्भित करता है। तो छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाने में, नहीं इसे संदर्भित करता है मचान जो है, या फिर अनुकरणीय शिक्षण को, या नेक्स्ट है कि वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी समर्थन को, या पिछले शिक्षण की पुनरावृत्ति को। तो देखिएगा कि अधिगम सिद्धांतों के संदर्भ में मचान यानी स्कैफोल्डिंग जो होता है तो ये संदर्भित करता है वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी समर्थन को। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि अरस्तु भावनात्मक प्रवाहिका के अनुसार डाट डाट हैं। तो देखिए कि अरस्तु भावनात्मक प्रवाहिका के अनुसार तो क्या है। तो ए है कि अत्यधिक निराश महसूस करना, या नेक्स्ट है कि भावनात्मक दमन को व्यक्त करना, या अगला है कि भावनात्मक दमन को सहन करने की क्षमता में वृद्धि होना, या भावनाओं का दमन करना। तो देखिए कि अरस्तु भावनात्मक प्रवाहिका के अनुसार तो वो भावनात्मक दमन को व्यक्त करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रेरणा सिद्धांतों के संदर्भ के अनुसार एक शिक्षक शिक्षण को किस प्रकार बढ़ा सकता है। तो देखिए कि प्रेरणा सिद्धांतों के संदर्भ के अनुसार तो एक शिक्षक शिक्षण को पूछा गया है किस प्रकार बढ़ा सकता है। तो आइए देखिएगा कि अभिप्रेरणा के माध्यम से तो एक शिक्षक शिक्षण को किस प्रकार बढ़ा सकता है। तो उम्मीदों के समान मानकों को स्थापित करके, तो देखिए मानक तो नहीं होगा। अगला देखिएगा कि छात्रों से कोई उम्मीद न करके, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद छात्रों से अत्यधिक उम्मीद करके, या फिर छात्रों से यथार्थवादी उम्मीद करके। तो देखिए कि प्रेरणा सिद्धांतों के संदर्भ के अनुसार तो एक शिक्षक शिक्षण को छात्रों से यथार्थवादी उम्मीद करके बढ़ा सकता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों जो है तो ये निगेटिव है। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो आइए देखिएगा कि कौन सा जो है तो व्यक्तिगत कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो ए वाला ऑप्शन है कि संवेदना या धारणा, या फिर बी है आवश्यकताएं, उसके बाद सी है पारंपरिक मांगे, या अगला है डी है कि भावनात्मक स्थितियाँ। तो देखिए कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो व्यक्तिगत कारक शिक्षण को प्रभावित पारंपरिक मांगे ये नहीं कर रही हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण की एक निरंकुश रणनीति है। अब शिक्षण की कौन सी एक निरंकुश रणनीति पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक शिक्षण की निरंकुश रणनीति है। तो ए वाला ऑप्शन है कि अनुमानी विधि, यानी शिक्षण की एक निरंकुश रणनीति जो है तो ये अनुमानी विधि है, या फिर बी है खोज विधि, या फिर अगला देखिएगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, या सी है प्रदर्शन विधि। तो देखिए कि निम्न में से पूछा गया है कि शिक्षण की एक निरंकुश रणनीति कौन सी है, तो वो प्रदर्शन विधि है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।